नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी माइंड बेंडिंग मिस्ट्री पर बात करने वाले हैं जहां मॉडर्न न्यूरोसाइंस और एंशिएंट फिलॉसफी आपस में टकराते हैं। बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो इस एक्सप्लेनर की शुरुआत एक बहुत ही डीप सवाल से होती है। आखिर मॉडर्न साइंस उन छोटे बच्चों की कहानियों को कैसे एक्सप्लेन करती है जिन्हें अपने पिछले जन्म की एकदम स्पेसिफिक डिटेल्स याद होती है। ये एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री है जो इंसानी दिमाग के एवोल्यूशन पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। इस पूरे डिस्कशन का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम अनएक्सप्लेन्ड पास्ट लाइफ मेमोरीज, ब्रेन वेव्स और मौत का रिलेशन, चेतना यानी कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन, रेडियो के रूप में ब्रेन का फंक्शन और आखिर में बियॉन्ड फिजिकल ह्यूमन एवोल्यूशन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, अनएक्सप्लेन्ड पास्ट लाइफ मेमोरीज और कुछ बारीकी से डॉक्यूमेंट किए गए ऐतिहासिक रहस्य। ये सोर्स मटेरियल हवा में बातें नहीं करता, बल्कि क्लियरली डॉक्यूमेंटेड केसेस पर बेस्ड है। इन दो हैरान कर देने वाले केसेस को ही देख लीजिए। 1948 में मध्य प्रदेश की एक बच्ची थी स्वर्णलता। उसने क्लेम किया कि पिछले जन्म में उसका नाम बिया था और उसने सटीक रूप से एक व्हाइट हाउस और काले लोहे के दरवाजों की पहचान की। और दूसरा केस, टर्की का एक लड़का जिसके सिर पर 2 बर्थ मार्क्स थे। उसने बताया कि पास्ट लाइफ में उसे वहीं गोली लगी थी। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इसके बेसिस पर एक अनसुलझे मर्डर केस की मिसिंग गन मिल गई। मतलब फिजिकल रियलिटी कंप्लीटली उन यादों से मैच कर रही थी जिन्हें थ्योरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। इन हिस्टोरिकल फैक्ट से आगे बढ़ते हुए सीधे हॉस्पिटल्स की दुनिया में चलते हैं। सेक्शन 2, ब्रेन वेव्स एंड डेथ और 2016 का वो मशहूर एस्टोनियन रिकॉर्डिंग। तो मौत के ठीक उस पल में दिमाग में आखिर होता क्या है? 2016 में एस्टोनिया के एक हॉस्पिटल में एक 77 ईयर ओल्ड पेशेंट का दिमाग मौत के ठीक पहले रिकॉर्ड हो गया। नॉर्मली डीप स्लीप में डेल्टा वेव्स आती हैं और रिलैक्स करते वक्त अल्फा वेव्स, पर यहाँ कुछ और ही हुआ। मौत के उस आखिरी पल में दिमाग में अचानक से हाई वोल्टेज गैमा वेव्स का एक मैसिव ब्लास्ट रिकॉर्ड हुआ। अब ये गैमा वेव्स आमतौर पर तभी आती हैं जब दिमाग कोई हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग कर रहा हो या किसी डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान। मौत के वक्त इनका सर्ज आना वाकई एक बड़ी मिस्ट्री है। इस साइंस का निष्कर्ष क्या है? इसे एक लीडिंग न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर अजमल जैमार कुछ इस तरह समराइज करते हैं। उनका कहना है कि मौत के आखिरी कुछ सेकंड्स सिर्फ सन्नाटा नहीं होते, बल्कि ऐसा लगता है जैसे दिमाग आपकी पूरी जिंदगी की कहानी को, सारी यादों को आखिरी बार एक फ्लैश की तरह तेजी से चला रहा हो। और यही फाइंडिंग हमें इस एक्सप्लेनर के तीसरे हिस्से की तरफ ले जाती है, द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां प्राचीन दर्शन मॉडर्न साइंस से मिलता है। अगर हम लगभग 500 बीसी में जाएं, तो सिद्धार्थ गौतमा ने डीप मेडिटेशन के जरिए इंसानी अस्तित्व को रिवर्स ट्रैक किया। वो जानवरों, पौधों और बेसिक एलिमेंट से होते हुए आखिरकार शून्य या नथिंगनेस तक पहुंचे। ये सोर्स इफेक्टिवली दिखाता है कि कैसे आज का मॉडर्न बायोलॉजिकल एवोल्यूशन और 2500 साल पहले के बुद्धा के इंट्रोस्पेक्टिव रियलाइजेशंस में एक अद्भुत सिमिलैरिटी है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये डेटा कंपैरिजन सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक तरफ एंशिएंट पुरानास क्लियर शब्दों में कहते हैं कि एक इंसानी जन्म मिलने से पहले चेतना को 84 लाख यानी 8.4 मिलियन योनियों से गुजरना पड़ता है। और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न साइंस और गूगल का एस्टिमेट क्या कहता है कि धरती पर लगभग 8.7 मिलियन प्रजातियां हैं। प्राचीन टेक्स्ट का मैथमेटिक्स और आज के बायोलॉजिकल एस्टिमेट्स का इतना पैरेलल होना कोई आम इत्तेफाक नहीं है। और यहाँ ये एक्सप्लेनर चार्ल्स डार्विन के बारे में एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल मिसकंसेप्शन भी क्लियर करता है। डार्विन ने कभी ये नहीं कहा था कि इंसान बंदरों से आए हैं, बल्कि उनका कहना था कि 6 से 7 मिलियन साल पहले दोनों का एक कॉमन एंसेस्टर था। एवोल्यूशन कोई सीरी नहीं है जिसका पुराना हिस्सा गायब हो जाए। ये एक ब्रांचिंग पेड़ की तरह है जहाँ पुरानी शाखाएं वैसी ही रहती हैं जब नई शाखाएं उग रही होती हैं। तो चेतना फिजिकल रूप कैसे लेती है, इसे इन 3 स्टेप्स के मॉडल से समझते हैं। स्टेप 1, एक्शन या कर्मा। एक समुद्री जीव गलती से जमीन पर आता है और मर जाता है, पर सोर्स का मानना है कि उसकी कॉन्शियसनेस जिंदा रहती है। स्टेप 2, एनवायरमेंटल प्रेशर। वो बची हुई चेतना एक ऐसी बॉडी पाने की पूरी कोशिश करती है जो जमीन पर जिंदा रह सके। और आखिर में स्टेप 3, मैनिफेस्टेशन। लाखों जन्मों के बाद वही थॉट पहले एक कछुए के रूप में और फिर जमीन पर चलने वाले रेप्टाइल के रूप में फिजिकली आकार ले लेता है। इन मेटाफिजिकल बातों को एक ठोस आधार देने के लिए
हम आते हैं अपने चौथे सेक्शन पर, द ब्रेन एज अ रेडियो, जहां हम दिमाग की डीप मैकेनिक्स समझेंगे। यहाँ हम द क्वांटम माइंड हाइपोथेसिस जैसे एक कमाल के कॉन्सेप्ट से मिलते हैं। एक सिंपल एनालॉजी इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कि कॉन्शियसनेस या चेतना एक एक्सटर्नल सिग्नल है और दिमाग सिर्फ उस सिग्नल को पकड़ने वाला एक रेडियो रिसीवर है। अब अगर रेडियो टूट भी जाए तो क्या सिग्नल अस्तित्व में होना बंद हो जाता है? बिल्कुल नहीं। हार्डवेयर खत्म होता है, ब्रॉडकास्ट नहीं। पर एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है, अगर पास्ट लाइफ के सिग्नल सच में हैं, तो वो सिर्फ छोटे बच्चों को ही क्यों सुनाई देते हैं? सोर्स इसकी बायोलॉजिकल वजह द प्लास्टिक स्टेट को बताता है। होता क्या है कि 2 से 6 साल की उम्र में एक बच्चे का अपना फिक्स्ड ईगो या सेल्फ आइडेंटिटी डेवलप नहीं होती। उनके डेवलपिंग न्यूरल नेटवर्क्स इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि दिमाग बिना ताले वाले खुले दरवाजे जैसा होता है, और इसलिए ये बाहरी सिग्नल्स बिना किसी रुकावट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये दरवाज़ा खुला क्यों नहीं रहता? स्टेप 1, 7 से 8 साल की उम्र के बीच अनयूज्ड न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। स्टेप 2, बच्चे की अपनी एक नई सेल्फ आइडेंटिटी या ईगो बनने लगता है। और स्टेप 3 में दिमाग एक केमिकल प्रोसेस करता है जिसे सिनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं। ये प्रोसेस लिटरली उस खुले दरवाजे पर ताला लगा देती है, और इस वजह से पास्ट लाइफ की वो एग्जैक्ट मेमोरीज वक्त के साथ हमेशा के लिए धुंधली पड़ जाती हैं। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अल्टीमेट हिस्से पर आते हैं, बियॉन्ड फिजिकल ह्यूमन एवोल्यूशन, एक ऐसी डायरेक्शन जो इंसानी शरीर की सीमाओं से बहुत आगे निकल जाती है। इस कॉस्मिक टेबल के स्टैटिस्टिक्स पर गौर कीजिए। सूर्य से पृथ्वी के डायमीटर का रेशियो 108 है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी उसके डायमीटर का रफली 108 गुना है। अर्थ से मून की दूरी भी मून के डायमीटर का लगभग 108 टाइम्स है। और आयुर्वेदिक टेक्स्ट के अनुसार इंसानी शरीर में भी ठीक 108 मरमाज या वाइटल पार्ट्स होते हैं। ये कोई रैंडम मैथ नहीं है, ये प्रॉपर्ली इलस्ट्रेट करता है कि पूरे सोलर सिस्टम के डायमेंशंस सीधे हमारे फिजिकल बॉडी के आर्किटेक्चर से कनेक्ट करते हैं। और इसी विशाल पोटेंशियल को दिखाने के लिए सोर्स स्वामी विवेकानंद का एक पावरफुल कोट न्यूट्रली प्रेजेंट करता है, मैन इज द फ्यूचर गॉड। ये एसेंशियली उस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि ह्यूमन फॉर्म शायद अपने अल्टीमेट फिजिकल एवोल्यूशन तक पहुंच चुकी है, और इसके आगे का जो रास्ता है वो फिजिकल नहीं बल्कि डिवाइन है। इस हायर लेवल ऑफ एवोल्यूशन को अचीव करने के पीछे प्रॉपर साइंस मिलती है। सोर्स यहाँ निर्वाणा शतकम की एंशिएंट साउंड इंजीनियरिंग और उसके साइंटिफिकली प्रूवन ब्रेन इफेक्ट्स का उदाहरण देता है। यह दिमाग की अल्फा और थीटा वेव्स को बढ़ाता है, मौत के टाइम देखी गई उन्हीं गामा वेव्स को ट्रिगर करता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को गिराता है और सेरोटोनिन बूस्ट करता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये बार बार याद दिलाता है कि ईगो यानी मैं सिर्फ एक शरीर नहीं है, जिससे बॉडी का लिमिटेशन पूरी तरह ट्रांसेंड हो जाता है। तो इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हुए हम एक ऐसे प्रोवोक करने वाले क्वेश्चन पर आते हैं जो बिल्कुल सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर दिमाग सच में सिर्फ एक रेडियो रिसीवर है, तो जब गहरी नींद में भौतिक शरीर बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ा होता है, तो सपने के अंदर डर, दुख या एक्सट्रीम खुशी का अनुभव सच में कर कौन रहा है? रियलिटी को एक्सपीरियंस करने वाली वो अंडरलाइंग एंटिटी आखिर है कौन? ये एक ऐसी फाइनल मिस्ट्री है जो आपको रियलिटी के ट्रू नेचर के बारे में सोचने पर जरूर छोड़ देगी। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।